दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन स्वान। स्वान का मतलब होता है हंस, मतलब कि सुनहरा हंस। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a swan in a pond। क्या मतलब हुआ? Once upon a time मतलब कि एक समय की बात है। There lived a swan in a pond। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ स्वान इन अ पॉन्ड, मतलब एक पॉन्ड में, मतलब पॉन्ड मतलब तालाब, एक तालाब में एक हंस रहता था। He had striking golden feathers। दोस्तों यहाँ हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। He had striking golden feathers मतलब कि उसके आकर्षक सुनहरे पंख थे। चलिए feathers मतलब पंख, आगे देखिए। There was a house near this pond where a poor woman lived with her two daughters। क्या अर्थ हुआ? There was a house near this pond। इस पॉन्ड के नज़दीक, नियर मतलब नज़दीक, पास, इस तालाब के पास एक घर था। वेयर जहाँ अ पुअर वुमेन, जहाँ पर एक गरीब महिला लिव्ड रहती थी विद हर टू डॉटर्स, अपनी दो बेटियों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस तालाब के पास एक घर था जहाँ एक गरीब महिला अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। दे वर रियली पुअर एंड वर लीडिंग अ टफ लाइफ। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर रियली पुअर मतलब वो वास्तव में गरीब थे। एंड वर लीडिंग, लीड का मतलब जीना, जीवन को जीना, एंड वर लीडिंग अ टफ लाइफ, और वो एक कठिन जीवन जी रहे थे। चलिए आगे देखिए। When the swan saw that the poor mother was passing a hard time with her daughters, he thought, if I give them one after another my golden feathers, the mother can sell them and raise money। क्या अर्थ हुआ? When the swan saw, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। when मतलब जब, द स्वान सो मतलब हंस ने देखा, दैट की द पुअर मदर जो गरीब माँ है, वॉज पासिंग अ हार्ड टाइम मतलब वो एक बुरा वक्त, एक कठिन समय गुजार रही है, विद हर डॉटर्स अपनी बेटियों के साथ। ही थॉट, थिंक मतलब सोचना, लगना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट उसने सोचा, इफ आई गिव देम वन आफ्टर अनदर माई गोल्डन फेदर, उसने क्या सोचा कि यदि मैं इनको दे दूं एक के बाद एक अपना जो सुनहरा पंख है वो मैं दे दूं, द मदर कैन सेल देम जो माँ है वो उनको बेच सकती है, एंड रेज मनी और वो पैसे जुटा सकती है। रेज मनी का मतलब पैसे जुटाना। तो उसने क्या सोचा कि यदि मैं इनको अपना एक एक करके एक पंख दे दूं तो ये जो माँ है वो इन्हें बेच सकती है और अपने पैसों को जुटा सकती है। विद दैट मनी, उन पैसों से, शी एंड हर डॉटर्स कैन लिव इन कम्फर्ट, की जो वह और उसकी बेटियाँ कैन लिव इन कम्फर्ट वो आराम से जी सकते हैं। सो इसलिए
द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस। और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, मतलब जो स्वान था, हंस था, वो बूढ़ी महिला के उड़कर बूढ़ी महिला के घर पर गया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गरीब महिला है वो अपनी बेटियों के साथ बैठी है और जो स्वान है वो उन्हें देख रहा है। चलिए आगे देखिए। ऑन सीइंग द स्वान द वुमेन सेड। ऑन सीइंग मतलब कि देखकर, द स्वान हंस को देखकर, द वुमेन सेड महिला ने कहा, वाई हैव यू कम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। आया है, गया है, चुका है, लिया है वगैरह जो वाक्य होते हैं जहाँ ये दिखाया जाता है कि वर्तमान में किसी कोई क्रिया पूरी हो गई है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ डब्ल्यू एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ किया गया, वाई मतलब क्यों। तो क्या अर्थ हुआ, वाई हैव यू कम, आप क्यों आए हो। वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। एंड वी हैव नथिंग टू ऑफर यू, और हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे देखिए। द स्वान रिप्लाइड, जो हंस था उसने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग। दोस्तों टेक मतलब लेना, तो उसने क्या जवाब दिया, आई हैव नॉट कम। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग मतलब मैं कुछ भी लेने नहीं आया हूँ। बट लेकिन आई हैव समथिंग टू गिव यू, लेकिन मेरे पास देने के लिए, आपको देने के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू गिव यू, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। आई नो, मैं जानता हूँ, योर कंडीशन, मैं आपकी स्थिति जानता हूँ। आई विल गिव माई गोल्डन फेदर्स वन बाई वन। तो उसने क्या कहा, और दोस्तों यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया साथ में फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब इस तरह के वाक्य जहाँ पर वाक्यों की टेल पर गागेगी जैसे शब्द आते हैं। तो उसने क्या कहा, आई विल गिव माई गोल्डन फेदर्स वन बाई वन, मतलब मैं एक एक करके अपने सुनहरे पंख दूंगा। एंड यू कैन सेल देम, और आप उन्हें बेच सकती हो। विद द मनी, उन पैसों से। रेज्ड थ्रू इट, जो इससे जुटाए जाएंगे। यू एंड योर डॉटर्स कैन ईजिली लिव इन कम्फर्ट, आप और आपकी जो बेटियां हैं कैन ईजिली लिव इन कम्फर्ट, वो बड़े ही आराम से सुख में रह सकते हैं। देन फिर ही शेड वन ऑफ हिज फेदर्स, फिर उसने जो अपना जो पंख था वो उसने निकाल दिया, शेड कर दिया मतलब उसको निकाल दिया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर चला गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड शेड वन ऑफ हिज गोल्डन फेदर्स फॉर द पुअर वुमेन टू सेल। क्या अर्थ हुआ, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब कि समय समय पर। द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, जो स्वान था, हंस था, वो उड़कर बूढ़ी महिला के घर आया। एंड शेड वन ऑफ हिज गोल्डन फेदर्स, और उसने अपना जो गोल्डन सुनहरा पंख था वो उसने निकाल दिया। फॉर द पुअर वुमेन, और महिला के लिए, टू सेल, उसको बेचने के, मतलब उसने वो जो अपना एक गोल्डन फेदर था मतलब गोल्डन पंख था वो उसने निकाल दिया, सुनहरा पंख। फॉर द पुअर वुमेन टू सेल, उस बूढ़ी महिला के लिए, टू सेल, ताकि वो उसे बेच दे। एंड द मदर एंड हर डॉटर्स वर हैप्पी, जो माँ थी और जो बेटियां थीं वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे। एज, जैसे कि दे वर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, क्योंकि वो जो एक कंफर्टेबल मतलब एक आरामदायक जीवन वो जी रहे थे। ईच गोल्डन फेदर गॉट दैम इनफ मनी, और मतलब जो प्रत्येक जो गोल्डन फेदर था, सुनहरा पंख था, गॉट देम इनफ मनी, उसने उन्हें पर्याप्त या कह सकते हैं काफ़ी धन दिलवाया, काफ़ी पैसे दिलवाए। टू कीप देम इन कंफर्ट, उनको आराम में रखने के लिए। बट द मदर बिकेम ग्रीडी टू गेट ऑल द फेदर्स एज सुन एज पॉसिबल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। GREEDY, ग्रीडी एडजेक्टिव है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य यूज़ करते हैं जहाँ आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब वहाँ आपको एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन द मदर बिकेम ग्रीडी, लेकिन जो माँ थी वो लालची हो गई। टू गेट ऑल द फेदर्स, उन सारे पंखों को प्राप्त करने के लिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, शी सेड टू हर डॉटर्स, उसने अपनी बेटियों से कहा, नाउ अब,
वी विल नॉट ट्रस्ट दिस स्वान, तो उसने अपनी बेटियों से क्या कहा, नाउ अब वी विल नॉट ट्रस्ट दिस स्वान, मतलब हम इस स्वान पर, इस हंस पर विश्वास नहीं करेंगे। पॉसिबली ही मे फ्लाई अवे विद नेवर कम बैक एंड नेवर कम बैक, तो उसने क्या कहा, पॉसिबली मतलब इस चीज़ की संभावना है, संभवतः ही में फ्लाई अवे, शायद वो उड़कर चला जाएगा, एंड नेवर कम बैक, और वो कभी वापस नहीं आएगा। इफ़ दिस वुड हैपन, यदि ऐसा होगा, वी विल बी पुअर अगेन, हम दोबारा से गरीब हो जाएंगे। वी विल टेक ऑल ऑफ हिज फेदर्स, हम उसके सारे पंख ले लेंगे। व्हेन ही विल कम द नेक्स्ट टाइम, व्हेन ही विल कम द नेक्स्ट टाइम, जब वो अगली बार आएगा। चलिए आगे देखिए। द इनोसेंट डॉटर्स रिप्लाइड, मदर दिस विल हर्ट द स्वान, तो क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष या फिर मासूम, और ये भी एक एडजेक्टिव है। द इनोसेंट डॉटर्स, जो मासूम बेटियां थीं, रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, मदर माँ, दिस विल हर्ट द स्वान, मतलब ये जो चीज़ है वो स्वान को, हंस को हर्ट करेगी, मतलब ये जो चीज़ है वो स्वान को, इस हंस को तकलीफ देगी। ही हैज़ बीन सो गुड टू अस, वो हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा है। वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, हम उसे कोई भी वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, हम उसे कोई भी दर्द नहीं देंगे। वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, मतलब हम उसे कोई भी दर्द नहीं देंगे। आगे देखिए। दे एडवाइज्ड देयर मदर टू गिव अप हर आइडिया, दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह या मशवरा किसी को देना, सेकंड फॉर्म एडवाइस। दे एडवाइज देयर मदर टू गिव अप हर आइडिया, और गिव अप मतलब छोड़ देना, मतलब उन्होंने अपनी माँ को सुझाव दिया, टू गिव हर आइडिया, कि वो अपना ये जो विचार है उसको वो त्याग दे, उसको छोड़ दे। बट द मदर वॉज एडमेंट, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए, ADAMNT, एडमेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अडिग, अटल। तो क्या अर्थ हुआ, पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने अपनी माँ को सलाह दी, टू गिव हर आइडिया, कि वो अपना जो विचार है वो छोड़ दे। बट द मदर वॉज एडमेंट, लेकिन जो माँ थी वो बिल्कुल अटल थी, अपनी बात पर वो अडिग थी। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, व्हेन द स्वान केम, जब उस हंस आया, द ग्रीडी मदर कॉट हिम, जो ग्रीडी मतलब जो लालची माँ थी, कॉट हिम, उसने उसे पकड़ लिया। अनअवेयर मतलब इस बात से अनजान। एंड एज शी स्टार्टेड पुलिंग आउट हिज गोल्डन फेदर्स, और जैसे ही वो शी स्टार्टेड पुलिंग, पुल मतलब खींचना, वो खींचने लगी, पुलिंग आउट खींचने लगी, हिज गोल्डन फेदर्स, उसके सुनहरे पंख। दे चेंज्ड इनटू सम स्ट्रेंज फेदर्स, और वो बदल गए, इनटू सम स्ट्रेंज फेदर्स, वो किसी अजीब से पंखों में बदल गए। द मदर वॉज शॉक्ड टू सी द चेंज, और ये जो माँ थी वो इस चेंज को, इस बदलाव को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। आगे देखिए। तो दोस्तों कहानी आपको समझ ही आ गई होगी यहाँ तक, कि जो उस माँ की जो बेटियाँ थीं उन्होंने उसको समझाया कि माँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ये उसको तकलीफ़ देगा, और वो हमारे साथ काफ़ी अच्छा करता है, तो हम उसे तकलीफ़ नहीं दे सकते। लेकिन जो माँ है उसने उस बात को नहीं माना, और जब वो अगली बार आया तो वो उसके पंखों को खींचने लगी, और वो उन पंखों ने एक अजीब सा रंग बदल लिया, और जो माँ थी उन चीज़ों को देखकर वो हैरान हो गई। द स्वान सेड, जो हंस था उसने कहा, पुअर मदर मतलब कि गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ दो वर्ब का प्रयोग आप करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद जब आप पहली वर्ब लगाएंगे प्राइमरी वर्ब, उसके बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता था। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको एक वाक्य दूंगा जो कि पास्ट इंडेफिनिट से ही होगा और जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, तो उसने क्या कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता था। तो यहाँ पर दो वर्ब है, पहली वर्ब है वॉन्ट जिसका मतलब होता है चाहना, और सेकंड फॉर्म है दूसरी वर्ब है मदद करना। तो अब आप वाक्य को नोट कर लीजिए। जो आपको ट्रांसलेट करना है वाक्य है, मैं उससे मिलना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे मिलना चाहता था। तो दोस्तों आपको ये वाक्य को बनाना है और ट्रांसलेट करना है, और आपको इसे कमेंट में शेयर करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देख लेते हैं। द स्वान सेड, मतलब हंस ने कहा, पुअर मदर गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता था, बट यू हैव हर्ट मी इंस्टीड, लेकिन आपने इसकी बजाय मुझे हर्ट कराया, आपने मुझे तकलीफ दी है। एज पर माई विश, मेरी इच्छा के अनुसार,
आई यूज्ड टू गिव यू द गोल्डन फेदर। दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी कार्य को बराबर करता था तो वहाँ यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, आई यूज टू गिव यू द गोल्डन फेदर, मतलब मैं आप एज पर माई विश आई यूज टू गिव यू द गोल्डन फेदर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मैं आपको सुनहरे पंख देता था। नाउ अब माई फेदर्स विल फैच यू नथिंग, अब जो मेरे फेदर्स हैं मतलब जो मेरे पंख हैं, विल फैच यू नथिंग, उनसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस महिला ने उस ये जो हंस है उसके सारे पंखों को उखाड़ दिया है। चलिए आगे देखिए। द मदर रियलाइज्ड हर मिस्टेक। दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, बोध होना। सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड। द मदर रियलाइज्ड हर मिस्टेक मतलब जो माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। शी फेल्ट सॉरी एंड साउट स्वान्स अपॉलॉजी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। शी फेल्ट सॉरी मतलब उसे दुखी महसूस हुआ, उसने सॉरी महसूस किया, दुखी महसूस किया। एंड साउट और सीक मतलब मांगना, सेकंड फॉर्म साउट। साउट स्वान्स अपॉलॉजी और उसने हंस से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। आई कैन सी दैट देयर इज़ नो नीड टू हेल्प यू एनी मोर। तो उसने क्या कहा कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट देयर इज़ नो नीड टू हेल्प यू एनी मोर मतलब अब कोई ज़रूरत नहीं है आपकी और मदद करने की। एंड सो इसलिए आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस स्थान से दूर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे मतलब दूर जाना। आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस, मैं दूर जा रहा हूँ इस जगह से। सेड द स्वान, हंस ने कहा। देन ही फ्लू अवे, फिर वो उड़कर चला गया। एंड नेवर केम बैक, और वो कभी वापस नहीं आया। आगे देखिए। द मदर एंड हर डॉटर्स नाउ डिड नॉट हैव एनी वन टू हेल्प देम। अब जो माँ थी और बेटियाँ थी, डिड नॉट हैव एनी वन टू हेल्प देम, उनके पास कोई भी नहीं था टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। एज डेज पास, जैसे दिन गुजरे, दे बिकेम पुअर अगेन, वो दोबारा से गरीब हो गए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। वाइजली सेड, कहा गया है समझदारी से। एक्सेस ग्रीड इज हार्मफुल। दोस्तों एक्सेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अधिकता, और ग्रीड मतलब लालच, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। एक्सेस ग्रीड इज हार्मफुल मतलब कि जो अधिक लालच है वो नुकसानदायक है, या कह सकते हैं वो हानिकारक होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है और आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ अपने अनुसार आप लेवल 1 या लेवल 2 को जाकर वहाँ चुन सकते हैं और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और साथ में हमारे मेंबर बन सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।